की ही तरह मैंने कई बार ड्रम को भी लुढ़कते हुए देखा है। जब ड्रम को ट्रक से नीचे उतारा जाता है या जब दुकान पर तेल आता है, तब ट्रक से नीचे उतारते समय उसे पट्टियों के सहारे नीचे उतारा जाता है, जिसमें वो लुढ़क कर ही आते हैं। हाँ राजू भैया, ये आपने सही कहा। जब दुकान पर ज्यादा मात्रा में तेल जाता है तो बड़े बड़े ड्रमों का उपयोग किया जाता है। भार अधिक होने पर उन्हें उठाने की जगह उन्हें लुढ़काना अधिक सरल पड़ता है। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। आपने सड़क बनती हुई जरूर देखी होगी, और सड़क बनाते समय एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो कि रोड को समतल और सपाट करती है। इस मशीन को रोड रोलर कहते हैं। इसमें बेलन की तरह या ढोलक जैसे पहिए लगाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो रोड पर अच्छे से चलती है और रोड को समतल और सपाट करती जाती है। जी टीचर जी, हमारे गांव में भी जब सड़क बनी थी तब यही मशीन आई थी। अच्छी बात है राजू भैया। अब बच्चों, आप इसी तरह से अन्य वस्तुओं को खोजिए और जब आपके शिक्षक आपके घर आए तब आप उन्हें ये जानकारी दीजिएगा। अब हम आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की जो अगली कक्षा होगी वो होगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, उनके गणित विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी आप तैयार रहें, हम बहुत जल्द ही आपके पास आ रहे हैं। लेकिन पहले हम सभी मिलकर सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। कबूतर हुर हुर हुर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। छ से चम्मच, टक टक टक, छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, अरे ध से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। ध से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। से पतंग, ह
से फल, ब से बकरी, भ से भवन, प से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा लगा ना? अब हमारी आज की अगली कक्षा होगी कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट। आओ करें और सीखें। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था का सहयोग है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 49-50 पर वर्कशीट क्रमांक 49-50 को हल करेंगे और सीखेंगे। इसके पहले हम सभी ने वर्कशीट क्रमांक 47-48 में अज्ञात संख्या को ढूंढना साथ ही जोड़ना सीखा था। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 49 पर वर्कशीट क्रमांक 49 खोलेंगे। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट के पेज नंबर 49 पर वर्कशीट क्रमांक 49 खोल लिया? जी टीचर जी। शाबाश। आप देख रहे हैं इस पेज पर कुछ चित्र दिए हैं और कुछ संख्याएं भी लिखी हुई हैं। हम बारी बारी से चित्रों और संख्याओं पर बात करेंगे। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। लेकिन उसके पहले हम एक गतिविधि कर। हेलो मोटो। राजू भैया बताइए, आपने कभी पासे का खेल खेला है? जी टीचर जी, स्कूल में हमें मैडम ने ये खेल खिलाया था। हम सभी ने और खेलने में बहुत मजा आया था। अरे वाह राजू भैया, तो बताइए आपने ये खेल कैसे खेला था? जी टीचर जी, सबसे पहले पासे को हाथ में लेकर घुमाते हैं, फिर जमीन पर फेंकते हैं। और पता है, पासे की 6 सतह पर बिंदु होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
अब जब हम पासे को फेंकेंगे तो जितने बिंदु ऊपर दिखेंगे उन्हें गिनकर हमें अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद हम फिर से पासे को हाथ में लेकर घुमाएंगे और जमीन पर फेंकेंगे और जितने बिंदु ऊपर रहेंगे उन्हें गिनेंगे और पहले लिखी संख्या के नीचे लिखेंगे। उसके बाद जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और जोड़ देंगे। उससे पता है क्या होगा? दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद कौन सी संख्या आएगी ये पता चल जाता है। ये खेल तो हमें बहुत ही पसंद है और इसमें हमें बहुत मजा भी आता है टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपको तो सब कुछ पता है। आपने बिल्कुल ही सही तरीके से खेल के बारे में बताया है। लेकिन अभी आपने खेल कर कैसे जोड़ किया था ये नहीं बताया। जी टीचर जी, देखिए हमने सबसे पहले पासे को हाथ से फेंका। उसके बाद पासे के जितने बिंदु ऊपर आए उन्हें कॉपी में लिख लिया। जैसे मैंने पासे को फेंका और ऊपर 5 बिंदु आए तो पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर से पासे को फेंका तो ऊपर 4 बिंदु आए। अब 4 को 5 के Hello, Moto. एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दोनों बार फेंके गए पासों की संख्या 9 आई। 5 और 4 को जोड़ने के बाद 9 आएगा। अब 5 और 4 के नीचे 9 लिख देंगे और खेल खत्म। इस खेल के माध्यम से हमने जोड़ करना सीखा है। शाबाश राजू भैया, आपने तो बिल्कुल ही सही तरीके से खेल को खेल कर बताया है। अच्छा, आप सभी अब मुझे ये बताएं कि वर्कशीट पर जो चित्र और संख्याएं दिख रही हैं, उन्हें पहले कभी देखा है? जी हाँ टीचर जी, हम सभी ने इन्हें तालाब में तैरते हुए देखा है। और दूसरा चित्र आम का है। आम तो पेड़ पर लगे होते हैं और आम बाजार में भी देखे हैं और संख्याओं को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। शाबाश राजू भैया, अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं कि करना क्या है। जी टीचर जी। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। बड़ी संख्या बनाओ, जीत कर बताओ। आया समझ में राजू भैया कि क्या करना है? जी टीचर जी। तो चलिए सवाल करने से पहले इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हम संतरे के माध्यम से बड़ी संख्या बनाएंगे। जैसे राजू भैया के पास 5 संतरे हैं और राजू भैया को मैंने 3 संतरे और दे दिए, तो राजू भैया के पास अब कितने संतरे हो जाएंगे? टीचर जी, मेरे पास 5 संतरे हैं और आपने हमें 3 संतरे और दे दिए। मतलब यहाँ पर संतरों को जोड़ना है। तो सबसे पहले कॉपी में 5 लिखेंगे और उसके नीचे 3 लिखेंगे और जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 और 3 संतरों को गिन लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8। मतलब 5 और 3 को जोड़ने के बाद वो बड़ी संख्या 8 आएगी। अब 8 को नीचे लिख देंगे। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। चलिए तो अब पहले चित्र को देखते हैं किसका है। जी टीचर जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले चित्र में तो बतख दिख रही है, लेकिन ये क्या? ये तो बहुत कम पानी में तैर रही है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया। जी टीचर जी, ये चित्र पिछली कक्षा में भी देखे थे। तब भी टीचर जी ने बड़े अच्छे से इनके बारे में बताया था। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब इसके जैसे और कौन से पंछी देखे हैं, उनके नाम बताइए जो उड़ते हैं और पानी में भी तैरते हैं। जी टीचर जी, हमने टीवी में बतख के साथ बगुला, जल मुर्गियां और हंस को भी पानी में तैरते हुए देखा है। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इस बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब दूसरा चित्र देखते हैं किसका है। टीचर जी, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। दूसरा चित्र आम का है। आम मुझे बहुत ही पसंद हैं। हमने तो आम के पेड़ भी देखे हैं। आम को हम खट्टी मीठी कच्ची कैरी के रूप में और पकने के बाद भी खाते हैं टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, जिसे सुनकर बच्चों आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? चलिए
अब और फलों के भी नाम बताइए। जी टीचर जी, बाजार में हमने अनार, अमरूद, पपीता, केला, सेब और बहुत सारे फल देखे हैं और इन्हें खाया भी है। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले बॉक्स में दिए गए बतखों को गिनेंगे। जी टीचर जी, ये तो बहुत ही आसान है और इसे करने में हमें मजा भी आएगा। अब सभी बच्चों को मेरे साथ उंगली रखकर गिनना है। जी टीचर जी। राजू भैया 1, 2 और 3। अब देखिए 3 बतखों के सामने के बॉक्स में 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब वहाँ पर 3 बतखों की संख्या लिखी हुई है। जी टीचर जी, मैंने भी देख लिया है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चों ने भी देख लिया होगा। अब चलिए नीचे की बतखों को गिनिए राजू भैया। जी टीचर जी, पर यहाँ पर तो एक ही बतख दिख रही है और उसके सामने के बॉक्स में भी 1 लिखा हुआ है। आपको पता है 1 के पहले प्लस यानी धन का चिन्ह बना हुआ है, जिसे जोड़ने का चिन्ह भी कहते हैं। जी टीचर जी, मुझे पता है और मैंने बहुत सारे जोड़ के सवाल किए हुए हैं। शाबाश राजू भैया। अब आपको नीचे और बतख भी दिख रहे हैं क्या? जी टीचर जी, अब तो हमें पता चल गया कि क्या करना है। इन बतखों को गिनकर सामने के खाली बॉक्स में हमें लिखना है। इससे पता चल जाएगा कि 3 और 4 बतख को जोड़ने। Hello, Moto. चार बतख हो जाएंगी, मतलब 3 और 1 को जोड़ने के बाद 4 आएगा। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब सामने के खाली बॉक्स में आप 4 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने 4 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब अगले चित्र की बात करेंगे। जी टीचर जी। ठीक से देखिए, इसमें तो आमों को घेरे में रखा गया है। जी टीचर जी, इन अलग अलग घेरे में रखे आमों को अलग अलग गिनना है। अरे वाह राजू भैया, मतलब आपको धीरे धीरे जोड़ के सवाल आने लगे हैं। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, अब आगे के सवाल आप करके बताएं। जी टीचर जी, सबसे पहले हमें आमों को गिनना है। पहले घेरे के आमों को हम पहले गिनेंगे। 1, 2, सामने 2 लिखा भी हुआ है। अब दूसरे घेरे में देखते हैं। 1, 2, 3, यहाँ पर 3 आम हैं। सामने के बॉक्स में 2 के नीचे 3 लिखा भी हुआ है और देखिए जोड़ का चिन्ह भी लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। अब आगे क्या करना है? टीचर जी, अब नीचे के घेरे में दिए गए सभी आमों को गिनकर सामने के बॉक्स में उनकी संख्या लिख देंगे। शाबाश राजू भैया। चलिए अब गिनकर बताइए कितने आम होंगे और उन्हें लिख भी दीजिए। मतलब 2 आम और 3 आम को जोड़ने पर 5 आम हो जाएंगे, जिससे पता चल गया कि वो संख्या 5 है। वेरी गुड राजू भैया। अब खाली बॉक्स में 5 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने 5 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब अगले पेज को हल करते हैं। सभी बच्चे अब अगला पेज नंबर 50 और वर्कशीट क्रमांक 50 को खोल लीजिए। जी टीचर जी। राजू भैया, हमने पिछली वर्कशीट में पेज नंबर 49 में जोड़ना सीखा। अब हम इस वर्कशीट में शून्य के जोड़ के बारे में जानेंगे। जी टीचर जी। मैं आपको सबसे पहले वर्कशीट के बारे में बताती हूँ। इस पेज पर बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं। ये चित्र 3 बॉक्स में हैं। इसमें सभी बॉक्स के चित्रों को गिनकर उनके नीचे दिए गए खाली बॉक्स में वो संख्या लिखनी है। जी टीचर जी, लेकिन जो बॉक्स दिए हैं उनमें से 2 बॉक्स में तो चित्र दिख रहे हैं, लेकिन एक बॉक्स तो बिल्कुल खाली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया राजू भैया। इसमें 2 में शून्य को जोड़ना है। इसे शून्य का जोड़ कहते हैं। जी टीचर जी, याद आ गया। टीचर जी ने क्लास में बताया था कि जहाँ कोई भी वस्तु ना हो या खाली हो तो उसमें वस्तु की संख्या 0 होती है।
इसके लिए टीचर जी ने एक घेरा बनाकर खेल भी खिलाया था। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। अब जहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे हम शून्य मानेंगे। जी टीचर जी। शाबाश। चलिए, सवाल करने के पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक दुकान में 2 डिब्बे रखे हैं। पहले डिब्बे में 4 टॉफी है और दूसरे डिब्बे में एक भी टॉफी नहीं है, मतलब 0 टॉफी है। अब इन सभी टॉफियों को जोड़ना है, तो सबसे पहले कॉपी में 4 लिखेंगे। अब 4 के नीचे 0 लिखेंगे और जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 और 0 को जोड़ना है, मतलब सभी टॉफियों को गिन लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 0, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब 4 और 0 को जोड़ने पर 4 ही आएगा। समझ में आया राजू भैया? जी टीचर जी। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। टीचर जी, ये सवाल मैं करूं? बिल्कुल राजू भैया, आप करके बताइए। जी टीचर जी। इसमें मछलियां दिख रही हैं। अब मछलियों को गिनना है। 1, 2 नीचे देखेंगे और नीचे खाली बॉक्स में 2 लिखेंगे। अब सामने के बॉक्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 आएगा। अब सबसे अंतिम बॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर 2 मछलियां हैं, मतलब 2 और 0 को जोड़ने के बाद 2 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे। शाबाश राजू भैया। चलिए अब खाली बॉक्स में 2 लिख लीजिए। जी टीचर जी, 2 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब आगे भी कुछ सवाल इसी तरह के हैं और वो सवाल भी आपको इसी तरीके से अच्छे से करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना बच्चों? राजू भैया, आपकी समझ में आया? अगले सवाल आपको होमवर्क के तौर पर करना है। जी टीचर जी। बच्चों, अब गणित की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि आज की आखिरी कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित की दक्षता उन्नयन आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। लेकिन अभी हम सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर। ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता।
वाला, ओ से ओखली कूटे मसाला, औ से औरत ममता की मूरत, औ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, पापा मामा ग ग रे सा रे गा मा प नी सा। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? तो चलिए अब हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट पर। आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ हैं आपके अपने राजू भैया। कैसे हैं राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। तो चलिए अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 49 के पेज नंबर 59 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने वर्कशीट नंबर 49 के पेज नंबर 59 को खोल लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में दिया है, जब हमें किसी संख्या से दी गई संख्या में जोड़ के द्वारा गुणा करना होता है, तो हमें जिस संख्या का गुणा करना है और जितनी बार करना है, तो हम उस संख्या को उतनी बार जोड़ देते हैं, तो उत्तर गुणा के बराबर आता है। तो बच्चों आज हम जोड़ द्वारा ही गुणा करके देखते हैं। जी टीचर जी। वर्कशीट में क्या सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। निम्न प्रश्नों को मन में करके उत्तर दीजिए, यानी मानसिक क्रिया द्वारा हल करना है। प्रश्न दिया है 2 गुणित 4 बराबर, बराबर के चिन्ह के आगे क्या आएगा? सोचिए जरा कैसे करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ। 2 और 4 दोनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या आएगा? सबसे पहले एक सवाल को हम समझते हैं। बच्चों अब हमें 2 के साथ 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, 4 एक बार। 2 गुणित 4 बराबर 8, 4 2 बार 8। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखते जाएंगे। बच्चों हमने 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 8, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 8 आएगा। जी टीचर जी, समझ गए हम। ये तो गुणा की बहुत सरल विधि है। सभी लोग समझ गए ना? टीचर जी, अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल है 2 गुणित 5। अब हमें 2 में 5 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 5 का गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 5 बराबर 5, यानी 1 बार 5। 2 गुणित 5 बराबर 10, यानी 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 10 आएगा।
शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चे भी गुणा को लिख रहे हैं ना? राजू भैया, अब अगला सवाल कीजिए। जी टीचर जी। अगला सवाल है 2 गुणित 7। अब हमें 2 में 7 का गुणा करना है। इसके लिए हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 7 का गुणा करना है तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 7 बराबर 7, यानी 7 एक बार 7। 2 गुणित 7 बराबर 14, यानी 7 2 बार 14। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या लिखेंगे। हमने 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 14, अर्थात बराबर के चिन्ह के आगे 14 आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया। अब अगला सवाल भी कीजिए। अगला सवाल है 4 गुणित 8। अब हमें 4 में 8 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 4 में 8 का गुणा करना है तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 8 बराबर 8, यानी 8 एक बार 8। इसी प्रकार 4 गुणित 8 बराबर 32, 8 4 बार यानी 32। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और उत्तर आया 32, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 32 आएगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूं टीचर जी। सवाल है 7 गुणित 4। अब हमें 7 में 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 7 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, यानी 4 एक बार 4। इसी प्रकार 7 गुणित 4 बराबर 28, 4 7 बार 28। इसी के अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा और उत्तर आया 28। इसका मतलब बराबर के चिन्ह के आगे 28 आएगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। हमें लगता है कि अब आपको ये सवाल बहुत आसानी से आने लगे हैं और उम्मीद करते हैं हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सवालों को अच्छी तरीके से समझने लगे होंगे। अब इसी तरह के बाकी के सवाल आप होमवर्क के तौर पर घर पर कीजिएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजू भैया, अगले प्रश्न 2 के पहले सवाल को हल करते हैं। सवाल है गुणनफल लिखिए। इसमें सवाल क्रमांक 1 है 4 गुणित 4। बच्चों, अब हमें 4 में 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 4 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, 4 एक बार 4। इसी प्रकार 4 गुणित 4 बराबर 16, 4 4 बार 16। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। बच्चों, हमने 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और उत्तर आया 16। उत्तर 16 को बराबर के आगे लिख देंगे। ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी, ये हमने लिख लिया। सभी बच्चे भी राजू भैया के साथ अपनी अपनी वर्कशीट में लिखते जाएं। अब राजू भैया, अगले सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी। अगला सवाल है 5 गुणित 2। अब हमें 5 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 5 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। जैसे 5 गुणित 1 बराबर 5, 1 बार 5। इसी प्रकार 5 गुणित 2 बराबर 10, 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, तो उत्तर 10 को बराबर के आगे लिख देंगे। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। राजू भैया, अगले सवाल को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी। अगला सवाल है 2 गुणित 5। अब हमें 2 में 5 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 5 का गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा।
जैसे 1 गुणित 5 बराबर 5, 5 एक बार 5। 2 गुणित 5 बराबर 10, 5 दो बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, तो 10 को बराबर के आगे लिख देंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगला सवाल। टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। सवाल है 6 गुणित 6। अब हमें 6 में 6 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 6 में 6 का गुणा करना है तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना होगा। 1 गुणित 6 बराबर 6, 6 एक बार 6। इसी प्रकार 6 गुणित 6 बराबर 36, 6 6 बार 36। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा और उत्तर आया 36, तो इस उत्तर 36 को बराबर के आगे लिख देंगे। बहुत अच्छे राजू भैया। अब नंबर 5 सवाल को भी हल कीजिए। जी टीचर जी, इस सवाल में दिया है 10 गुणित 2। हमें फिर 10 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 10 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 2 बराबर 2, 2 एक बार 2। 10 गुणित 2 बराबर 20, 2 10 बार 20। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। इसमें हमने 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा और उत्तर आया 20। अब इस उत्तर 20 को बराबर के आगे लिखेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। लगता है आपको ये सवाल भी अच्छे से आने लगे हैं। इस तरह के कुछ सवाल और बाकी हैं, पर उन्हें आप और सभी बच्चे होमवर्क के रूप में घर पर कीजिएगा, ठीक है? अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 3, जिसमें दिया है खाली स्थान में सही संख्या लिखिए। जी टीचर जी। इस प्रश्न का पहला सवाल मैं हल करती हूँ। सवाल नंबर 1 है 2 गुणित 9। बच्चों, अब हमें 2 में 9 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 9 का गुणा करना है तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 9 बराबर 9, 9 एक बार 9। 2 गुणित 9 बराबर 18, 9 दो बार 18। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। बच्चों, हमने 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 18। अब इस उत्तर 18 को बराबर के आगे खाली बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है राजू भैया? अब अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल मैं हल करता हूँ। यहाँ दिया है 9 गुणित 2। अब हमें 9 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 9 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 2 बराबर 2, 2 एक बार 2। इसी प्रकार 9 गुणित 2 बराबर 18, 2 9 बार 18। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। यहाँ हमने 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा और उत्तर आया 18। अब उत्तर 18 को बराबर के आगे खाली बॉक्स में लिख देंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। ये सवाल भी बहुत आसान रहे हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गए हैं। तो चलिए अब अगले सवालों की तरफ देखते हैं। चलिए सभी बच्चे अब अपनी वर्कशीट नंबर 50 के पेज नंबर 60 को खोल लीजिए। इसमें सवाल दिया है, आओ खेलें सिक्कों से खेल। पहले सवाल मैं करती हूँ। सवाल है 32 गुणित 46। 32 में पहले हम इकाई के 6 का गुणा करेंगे। 32 गुणित 6 बराबर 192। 32 में दहाई के 4 अर्थात 40 का गुणा करेंगे। 32 गुणित 40 बराबर 1280। अब दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 192 धन 1280 बराबर
1472। इस प्रकार से उत्तर 1472 आएगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं। इसमें दिया है 56 गुणित 18। 56 में पहले हम 18 की इकाई के 8 का गुणा करेंगे। 56 गुणित 8 बराबर 448। 56 में 18 की दहाई के 1 अर्थात 10 का गुणा करेंगे। 56 गुणित 10 बराबर 560। दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 448 धन 560 बराबर 1008। इस प्रकार से उत्तर 1008 आएगा। राजू भैया, अब ये भी सवाल आसान है। इसके आगे के कुछ सवाल बिल्कुल इसी तरीके के हैं। वो आप सभी बच्चों को होमवर्क के रूप में घर में ही करना है। अब अगला सवाल जो अलग पैटर्न का है वो हल करते हैं। ये है सवाल नंबर 7। इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। एक कॉपी 13 रुपए की आती है। चारू को 12 कॉपियां खरीदनी है, तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? बताइए राजू भैया, सवाल में क्या जानकारी दी गई है? टीचर जी, सवाल में जानकारी दी गई है कि एक कॉपी 13 रुपए की आती है और चारू को 12 कॉपियां खरीदनी है। और सवाल में क्या पूछा है? टीचर जी, सवाल में पूछा है कि चारू को कितने रुपए खर्च करने होंगे। शाबाश राजू भैया। अब सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, इस सवाल में हम 13 में 12 का गुणा करेंगे। शाबाश राजू भैया। तो चलिए करते हैं। 13 गुणित 12। 13 में हम पहले 12 के इकाई के 2 का गुणा करेंगे। 13 गुणित 2 बराबर 26। 13 में 12 के दहाई के 1 अर्थात 10 का गुणा करेंगे। 13 गुणित 10 बराबर 130। दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 26 धन 130 बराबर 156। अतः चारू को 156 रुपए खर्च करना होगा। जी टीचर जी, समझ गया। अब अगले सवाल को मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल आप कीजिए। टीचर जी, सवाल नंबर 8 में दिया है, संजू रोज 19 लीटर दूध बेचता है। 1 लीटर दूध का मूल्य 48 रुपए है, तो संजू को कितने रुपए मिल जाएंगे? टीचर जी, इस सवाल में जानकारी दी है कि संजू रोज 19 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर दूध का मूल्य 48 रुपए है। और सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि संजू को कितने रुपए मिल जाएंगे। फिर सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, सवाल में 19 में 48 का गुणा करना होगा। शाबाश राजू भैया, तो कीजिए। जी टीचर जी, 19 गुणित 48। 19 में पहले हम 48 में इकाई के 8 का गुणा करेंगे। 19 गुणित 8 बराबर 152। 19 में 48 के दहाई के 4 अर्थात 40 का गुणा करेंगे। 19 गुणित 40 बराबर 760। अब दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 152 धन 760 बराबर 912। अतः संजू को 912 रुपए मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने आज सभी सवाल बहुत अच्छे से किए हैं। उम्मीद है हमारे सभी घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों ने भी सारे सवाल अच्छे से किए होंगे। अब आज की गणित की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के विशेष भाग में, जो है अंग्रेजी भाषा पर आधारित, जहां हम सीखते हैं अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बारीकियां और उससे जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के इस विशेष भाग में। हेलो नन्हे दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने में मजा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है सिखाने में, और अब्बू डब्बू का तो कहना ही क्या। बच्चों, जब हम कोई फिल्म देख के आते हैं ना, और वो फिल्म हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसकी कहानी सबको बताते हैं। लेकिन अगर इसी बात को इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे?
आज हम यही सीखेंगे। अब्बू, हाउ इज द मूवी का क्या मतलब है? फिल्म कैसी है? तो अब इसका जवाब हिंदी में क्या होना चाहिए? फिल्म अच्छी है। हाँ और इसकी इंग्लिश होगी मूवी इज गुड। तो एक बार जरा तुम लोग भी बोलो, फिल्म अच्छी है इंग्लिश में कैसे कहेंगे ये बोलो। मूवी इज गुड। तो अब इसी को कई बार दोहराना। जी दीदी, हम लोग किसी भी चीज को याद करने के लिए बार बार उसे दोहराते हैं, मगर मम्मी को तो मैंने कभी कोई भी चीज दोहराते हुए नहीं देखा। तब कैसे उन्हें हमारी सारी चीजें याद रह जाती हैं कि हमें किस समय खाना है, किस समय नहाना है। असल में हम सबकी मम्मी हमसे इतना प्यार जो करती हैं, इसीलिए उन्हें बिना दोहराए हर चीज याद रहती है। सही कह रही है आप दीदी। इसीलिए बच्चों को भी शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए और ना ही मम्मी को परेशान करना चाहिए। अब से ना दीदी हम कभी भी शैतानी नहीं करेंगे। हाँ, और हमेशा मम्मी का कहना मानेंगे। ये हुई ना बात। तो बोलो इसी बात पे तुम लोगों को क्या चाहिए? दीदी आज के सबक को गा के भी सिखा दीजिए। बस इतनी सी बात। अभी लो, कोई तुम पसंद आ जाए तो सबसे कहना तुम, बोलना बस अंग्रेजी में मूवी इज गुड। कोई फिल्म पसंद आ जाए तो सबसे कहना तुम, बोलना बस अंग्रेजी में मूवी इज गुड। हेलो बच्चों वैसे तो आप सबकी उम्र आसपास ही होगी, मगर आज हम आप सबकी सही उम्र जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अब्बू डब्बू से। शांति दीदी, आप ही बताइए कि मैं बड़ा हूँ या डब्बू? मैं ही बड़ा हूँ, देख लो चाहो तो। मेरी लंबाई भी तुमसे ज्यादा है। अरे भाई, लंबाई ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो ही बड़ा होगा। तुम अपनी उम्र बताओ अब्बू। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों साथ ही बोल दो, ठीक है? अच्छा दीदी, अगर हमें यही बात इंग्लिश में बोलनी हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कैसे बोलेंगे? ये तुमने अच्छा सवाल किया। तो फिर बताइए ना। तो ध्यान से सुनो। अगर हमें इंग्लिश में पूछना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। तो हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ सच, बड़ा ही आसान है। इसे तो कोई भी बोल सकता है। तो इसका खूब अभ्यास करो और इसको अपने दोस्तों को भी सिखाओ। जी दीदी। क्या हुआ अब्बू, तुम कुछ सोच रहे हो? दीदी, कल रात की बात है। पता है, मैं सोफे पे सोया था, मगर जब सुबह आँख खोली तो खुद को बिस्तर पर पाया। मुझे कौन ले गया होगा बिस्तर पे? अरे मम्मी ले गई होंगी। माँ अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। आज जाके मैं मम्मी से पूछूंगा। बिल्कुल। अच्छा चलो, अब आज जो हमने सीखा है इसे गा के सीखते हैं। जी दीदी। उम्र किसी की जाननी हो तो करना तुम कुछ यूं, हाथ मिला के उससे। तो बच्चों, कैसी लगी अंग्रेजी भाषा की ये ज्ञानवर्धक बातें? क्या क्या सीखा आपने? और जो सीखा है ना, उसे रोजाना अपनी बातचीत में जरूर शामिल कीजिएगा। इससे आपको इस भाषा को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का अभिनव कार्यक्रम पाठ्यक्रम आधारित रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार रोजाना सुबह 11 से 12 और शाम 5 से 5:30 बजे प्रदेश के सभी 14 आकाशवाणी और 9 वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।
अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम ग्लो एंड लवली। ग्लो एंड लवली 4। लीजिए बहनों, आपने पुकारा और हम चले आए। मगर मैंने तो कोई पुकार नहीं सुनी। अब 24 घंटे ईयरफोन लगाए रहोगी तो कहाँ से किसी की आवाज सुनाई देगी दिशा। और वैसे भी दिल ने दिल को पुकारा और दिल ने सुन लिया। क्या बात है, आज तो आते ही तुम बड़ा दिलावर बन गई। तो बहनों, आपको हमारी प्यारी प्यारी जलेबी की तरह मीठी मीठी बातों से पता चल ही गया होगा कि ये है फेयर एंड लवली। मेरे अंदाज में है कुछ खास, जो अब बन गया है ग्लो एंड लवली। मेरे अंदाज में है कुछ खास। और ये खासियत ऐसी कि जमाना ग्लो करने लगे। प्रगति, वैसे तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था जब तुम्हें पता चला कि फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली बन गई है? सच कहूं, मैं तो खुशी से झूम उठी थी। अच्छा, कैसे? जरा झूम के दिखाओ। मैं झूमी ना तो तुम घूम जाओगी। अरे जाओ जाओ जाओ। जाओ नहीं, चलो हीरोइन की तरफ। हमारे आज के कार्यक्रम में जिनकी कहानी ग्लो कर रही है, नाम है उनका ज्योतिका। और क्या करती हैं ज्योतिका? ये एक बड़ी ही मशहूर कथक डांसर हैं। एक मिनट, कहीं ये बरेली में तो नहीं रहती? हाँ, मगर तुम इन्हें कैसे जानती हो, बताओगी जरा? अरे ये मेरे साथ पढ़ चुकी हैं। ओ हेलो मैडम, क्या पढ़ चुकी है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि वो मेरी क्लास फेलो रही है। बचपन से ही इसको डांस का बहुत शौक था दिशा। तब तो ये कहानी तुम ही सुना दो मैडम, क्योंकि हम तो ज्योतिका का सिर्फ आज जानते हैं, मगर तुम तो उसके कल से भी वाकिफ हो। बिल्कुल, इसको घर में डांट पड़ती थी डांस करने के लिए, मगर इसका जुनून ही कुछ अलग था अपने काम को लेकर। जब हम सहेलियां क्लास में बैठकर गप्पे मारती रहती थी, तब भी ये अपनी डांस प्रैक्टिस करती रहती थी। और आज देखो कितना बड़ा दिन है कि उसका नाम मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुंह से सुनती हो। अब तो पता चल गया ना जी। देखो प्रगति, ज्योतिका की कहानी सुन के कैसे हमारी बहनों के चेहरे पे ग्लो आ गया है। इनके ग्लो को भी देख रही हूँ और ग्लो एंड लवली के ग्लो को भी। अब ऐसा क्या नजर आ गया है तुम्हें इसमें? आत्मविश्वास। जब ये फेयर एंड लवली थी तो भी हम में जोश भरती थी, और आज जब ये ग्लो एंड लवली हो गई है तो भी हमारी हौसला अफजाई कर रही है। बात सीधी सी है कि बदलाव का फर्क सिर्फ नाम पे पड़ता है, काम पे नहीं। 100 ग्राम भी नहीं दिशा। इसीलिए कहते हैं कि जो बदलाव तरक्की के रास्ते पे ले जाए, उस पे चलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं हटेंगे जी। और बोलिए। आप ही बोलिए। ठीक है, फेयर एंड लवली अब हो गई है ग्लो एंड लवली। लो, बोल दिया मैंने, अब तुम बोलो। मैं तो शायरी सुनाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो नहीं सकता नहीं मैडम, ऐसा हो रहा है। तो अर्ज है कि गौर फरमाइए। मुस्कुराते उसने नजरें नीची कर ली, मुस्कुराते उसने नजरें नीची कर ली। ग्लो एंड Hello, Moto. ये क्या था? हाँ, शायरी। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ग्लो एंड। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है हमारा घर हमारा विद्यालय विषय पर श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश से डॉक्टर कृष्णपाल सिंह की बातचीत। नमस्कार। दुनिया के समक्ष आज कोरोना का संकट एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है इसने। यातायात बाधित है, कारखाने बंद हैं, निर्माण कार्य सब बंद हैं, काम धंधे बंद लोगों के। साथ ही स्कूल कॉलेज ये भी प्रभावित हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित है। स्कूल खुलने पर बाकी चीजें तो धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, खुल रही हैं। अनलॉक के साथ ही सारी चीजें सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन स्कूलों के खुलने के संबंध में अभी भी संशय है, अभी भी भ्रम बना हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चे घर पर हैं, लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो, किसी प्रकार से बंद ना हो। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन का जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने अनेक तरह के प्रयास किए हैं, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं। सोच यही है शासन की कि किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई ना रुके। स्कूल शिक्षा विभाग का इन दिनों ये टैगलाइन ही हो गया है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों की पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, इन सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश शासन। लोकेश कुमार जाटव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपसे पहला प्रश्न तो हम यही करेंगे कि कोविड की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपके विभाग ने, मध्य प्रदेश शासन ने बच्चों की पढ़ाई को निरंतर करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं? ये बात बिल्कुल सही है, जैसा आपने शुरुआत में इंगित किया था कि ये परिस्थितियां हैं बहुत कठिन हैं और बिल्कुल असामान्य परिस्थितियां हैं, ना सिर्फ जो वयस्क हैं उनके लिए भी बल्कि जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों को सामना करने का जो अनुभव है वो किसी भी बच्चे के पास नहीं था। और विशेषकर शाला बंद होने से जो सीखने में के प्रक्रिया में जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शासन ने प्रयास किया था कि स्कूल बंद होने के कारण जो सीखने की प्रक्रिया है वो बाधित ना हो। और उसी टैगलाइन को आगे बढ़ाते हुए अब पढ़ाई नहीं रुकेगी की थीम पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने रेडियो स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जहां पे प्रत्येक दिन सुबह 11 से 12 रेडियो के माध्यम से हम लोग बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। रेडियो पे शैक्षिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे टीवी पे, दूरदर्शन मध्य प्रदेश पे और जो लोकल केबल ऑपरेटर्स है वहां पे कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसके साथ ही जिन अभिभावक और बच्चों के पास मोबाइल फोन है वहां पे हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी डिजिलैब यानी कि डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, जहां पे हम शैक्षिक गतिविधि आधारित वीडियोस है बच्चों को प्रतिदिन भेज रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्रयास किया था अप्रैल से जून के महीने में कि एक घर में टिपिकली 2-3 डिवाइसेस होती ही हैं, तो क्यों ना इन सभी उपकरणों का उपयोग करके बच्चों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाई जाए, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मैं टीचर्स को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने मुश्किल समय में भी उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया और घर घर जाकर बच्चों को पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक वितरण का काम किया। हम ये सुनिश्चित कर पाए कि हमारे शाला में आने वाले प्रत्येक बच्चे जिसका नाम लिखा हुआ है स्कूल में, उनको हम लोग किताबें और वर्कबुक समय पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो प्रदेश के बाहर के जो लोग काम करते थे, माइग्रेंट लेबर्स थे, वो जब वापस अपने गांव